सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का सोशल साइंस का तीसरा चैप्टर इतिहास का पढ़ेंगे। रूलिंग द कंट्री साइड या ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। जैसा कि इससे पहले के अध्यायों में हम देख चुके हैं कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई तो उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। वो कपास, मसाले इनका व्यापार करती थी, हमारे देश से खरीद करके विदेशों में बेचा करती थी, क्योंकि उनकी विदेशों में ज़्यादा मांग थी। और धीरे धीरे हमने देखा कि वो व्यापारी से आगे बढ़कर उन्होंने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर लिया। और प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हम देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने हमारे यहाँ के शासकों को हराया और उसके बाद उन्होंने कैसी राजनीतिक और कूटनीतिक नीतियाँ चालें चली जिससे वे हमारे देश के शासक बन गए। और शासक बनने के उपरांत उन्होंने हमारे देश में बहुत सारे नियमों में परिवर्तन किए या अपने शासन को स्थिर करने के लिए, पैर जमाने के लिए कई कार्य किए। तो इस अध्याय के माध्यम से हम अंग्रेज़ों के अधीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आय के स्रोतों के बारे में अवगत होंगे। भारतीय नील की मांग एवं गुणवत्ता के बारे में जानेंगे। नील की खेती के तरीकों एवं समस्याओं से रूबरू होंगे और नील विद्रोह के कारणों एवं प्रभाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कंपनी की आमदनी। मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। अब कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के अधिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी, परंतु वो खुद को व्यापारी ही मानती थी। उसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना था। कम कीमतों पर सूती और रेशमी कपड़ा खरीदने लगी। जब कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं लाना पड़ता था, अब वह बंगाल से इकट्ठे होने वाले राजस्व से ही सेना, भवन निर्माण व व्यापार के खर्चे निकालने लगी। मतलब उन्हें अब ब्रिटेन से व्यापार करने के लिए किसी प्रकार का सोना चांदी वगैरह नहीं लाना पड़ा। वो सारा खर्च दीवान बनने के बाद यहीं से निकालने लगी। और धन निकासी के दोहरे मार के कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही थी, क्योंकि इससे कंपनी को दोहरा फायदा हुआ। ना तो अब उसे सोना चांदी लेकर के आना है और वो अपना व्यापार भी अच्छे से चला रही, निर्माण कार्य भी कर रहे हैं, और भारतीयों को दोहरा घाटा हुआ। भारत के पास से कच्चा माल भी ब्रिटेन को निर्यात हो रहा है और उसका पैसा भी खर्च हो रहा था जो कि कंपनी कर रही थी। तो इससे क्या हुआ कि कारीगर गांव छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अत्यंत कम कीमतों पर कंपनी को जबरन अपनी चीज़ें बेचनी पड़ती थी, जिससे कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे और खेती चौपट होती जा रही थी। और 1770 में पड़े अकाल से 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो कि हमारी आबादी का 1/3 हिस्सा था। जब अंग्रेजों ने खेती में सुधार की आवश्यकता महसूस की और उन्होंने निम्नलिखित सुधार किए। तो सबसे पहला है, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसके अनुसार राजाओं एवं तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किसानों से लगान वसूलने व कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा जमींदारों का था, जो कि अब राजा लोग जमींदार बने थे उनका था। राजस्व की राशि को स्थायी रूप से तय कर दिया गया, मतलब भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। और अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें नियमित राजस्व मिलेगा और जमींदार खेती में सुधार करेंगे, क्योंकि राज्य राजस्व की मांग नहीं बढ़ाएगा और इससे जमींदारों को लाभ होगा। तो यह था स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 में लागू किया गया था।
और इसको लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा, और इसके बाद महलवाड़ी सिस्टम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त की समस्याएं क्या थी। जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। दूसरा, कंपनी ने इतना ऊंचा लगान तय किया था कि जमींदार इसे चुकाने में असमर्थ थे। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी और नीलाम कर दी जाती थी। और 19वीं सदी के आरंभ में बहुत से जमींदारों को कुछ लाभ हुआ और कई लोगों की जमीनें भी छीन गई। किसानों के लिए यह व्यवस्था अत्यंत दमनकारी थी। उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान होना पड़ता था। किसानों को अत्यधिक लगान चुकाना होता था एवं जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था क्योंकि जमीन जमींदारों की थी। किसान महाजन से कर्जा लेते थे एवं न चुका पाने के कारण उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह स्थायी बंदोबस्त की समस्याएं थी। और इसके बाद जो व्यवस्था लागू की गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था, 1820 में टॉमस मुनरो ने दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। यहाँ परंपरागत जमींदार नहीं थे, अतः सीधे किसानों से ही लगान वसूल किया जाने लगा था, जो कि उपज का 33 से 35% तक होता था। इसमें बम्बई, मद्रास एवं असम में लागू किया गया और राजस्व आकलन से पहले खेतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण भी किया गया। तो इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें सीधे किसानों से ही लगान वसूल किया जाता है। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश की सरकारें लगान सीधा किसानों से वसूल करती है, जो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के ऊपर ही आधारित है। और आप यहाँ सर्वे का मानचित्र भी देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने सर्वे किया और वे टॉमस मुनरो जिन्होंने इसे लागू किया था। इसके बाद जो व्यवस्था आई वो थी महलवाड़ी व्यवस्था। 1822 में हार्ट मैकेंजी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रांत में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की। इसके तहत कलेक्टरों ने गांवों का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा एवं एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महल कहा जाता है, से वसूल करने वाले राजस्व का हिसाब लगाया। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इसमें कर की दर 60% तक रखी गई। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ये सभी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। राजस्व ऊंचा तय कर दिया गया था, जिससे किसान नहीं चुका पा रहे थे और रैयत गांव से भाग रहे थे एवं गांव वीरान हो रहे थे। कृषक दरिद्र हो गए, उनकी हालत बदतर हो गई और पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। कृषि में ठहराव एवं अवनति हुई। पुराने जमींदारों का उन्मूलन एवं नए जमींदारों का उदय हुआ तथा कृषि का वाणिज्यीकरण भी हुआ, जो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। नील की खेती। अंग्रेजों ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, अपितु यूरोप की आवश्यकता अनुसार फसलों को भी पैदा कर सकते हैं। अतः 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम की खेती एवं नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया और 150 वर्षों तक किसानों को देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल को उगाने के लिए मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं व महाराष्ट्र व पंजाब में कपास तथा मद्रास में चावल उगाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया या मजबूर किया। आइए हम देखते हैं नील की खेती के बारे में। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक
रंगाई के लिए भारतीय नील का ही इस्तेमाल कर रहे थे। यूरोपीय बाजारों में इसकी कम मात्रा में पहुंच थी एवं ऊंची कीमतों पर मिलता था। इससे चमकदार रंग प्राप्त होता था। अतः यूरोपीय कपड़ा उत्पादक बैंगनी व नीला रंग बनाने के लिए ओड नामक पौधे पर निर्भर थे, जो शीतोष्ण क्षेत्रों, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी तथा ब्रिटेन के कई हिस्सों में उगता था। नील से प्रतिस्पर्धा के कारण इन उत्पादकों ने अपनी सरकार पर नील के आयात के लिए पाबंदी लगाने की मांग की थी। तो देख लीजिए, ये 18वीं सदी तक हमारे देश के नील बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था और वहाँ पर आयात के लिए भी प्रतिबंध लगाने की मांग की जाने लगी। कपड़ा रंगने वाले नील को ही पसंद किया जाता था। कपड़ा रंगने वाले जो लोग थे वो भारतीय नील को ही पसंद करते थे। वो वोड पर इतना बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वोड का रंग बेजान और फीका था। अतः 17वीं सदी में नील के आयात पर ढील दी गई। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी लोगों ने, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे नील के बागान बनाए गए। 18वीं सदी के आखिर में औद्योगिकरण से कपास उत्पादन में इजाफा हुआ। कपड़ों की रंगाई की मांग बढ़ने लगी और भारतीय नील की मांग में और बढ़ोतरी होती गई। और देख लीजिए कृषक किस प्रकार से मेहनत करते हैं नील की खेती के लिए। इसे देखते हुए ब्रिटेन की भी भारत में दिलचस्पी बढ़ी। और देखते हैं भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में बंगाल में नील की खेती फैलने लगी व बंगाल में उत्पादित नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में जहां ब्रिटेन भारतीय नील का 30% आयात करता था, वहीं 1810 में 95% आयात करने लगा। एकदम उछाल आया नील के व्यापार में। तो नील का व्यापार फैलने से कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कई लोगों ने मुनाफा देखकर नौकरियां छोड़ दी एवं स्कॉटलैंड व इंग्लैंड से लोग आकर भारत में बस गए। कंपनी एवं बैंक नील उत्पादकों को कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे और नील की खेती करने के दो तरीके थे। पहला था निज और दूसरा था रैयती। निज खेती को देखते हैं पहले। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वे जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन को भाड़े पर लेकर मजदूरों से नील उत्पादन करवाते थे। इस प्रकार इन बागान मालिकों द्वारा खुद के ज़मीन पर नील को उगाना निज खेती के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये निज खेती की कुछ समस्याएं थी। इन बागान मालिकों के पास ज़मीन तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन क्या परेशानी थी देखिए कि नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर हो सकती थी। यहाँ आबादी पहले से ही अधिक थी, जहाँ बागान मालिकों को छोटे छोटे भूखंड ही उपलब्ध हो पाते थे, बड़े बड़े भूखंड उन्हें उपलब्ध नहीं होते थे। नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द उन्होंने पट्टे पर जमीन ली व किसानों को हटवा दिया, जिससे टकराव एवं तनाव उत्पन्न हुए। क्योंकि बागान मालिकों के पास पैसा था तो उन्होंने उसके बल पर पट्टे ले लिए फैक्ट्री के आसपास और हमारे यहाँ के किसानों को हटवा दिया। बड़े बागानों के लिए मजदूरों की अधिक आवश्यकता थी, जो कि नहीं मिल पाते थे, क्योंकि किसान धान की खेती में व्यस्त रहा करते थे। जैसा कि 1 बीघा जमीन के लिए 1 हल और 2 बैलों की आवश्यकता होती है और 1 मजदूर की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो 1000 बीघा जमीन के लिए क्या होगा, 1000 हल की आवश्यकता होगी, 2000 बैलों की आवश्यकता होगी और 1000
मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो इस समय हमारे देश के किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे, वो कैसे इन बागान मालिकों की खेती पर नील उगाने का काम करते। और चौथा ये कारण था कि भाई बड़े पैमानों पर खेती के लिए अधिक हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी, जो संभव नहीं थी। तो इससे नीच की खेती को थोड़ा नुकसान हुआ। अब देखते हैं रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों या किसानों के साथ एक अनुबंध करते थे। गांव के मुखियाओं को भी समझौता करने के लिए बाध्य किया गया। जो लोग अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे उन्हें कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से कर्ज मिलता था। कर्ज लेने वाले रैयत या किसान को अपनी 25% जमीन पर नील की खेती करना अत्यंत आवश्यक था। बागान मालिक बीज एवं उपकरण उपलब्ध कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करना यह जिम्मा काश्तकार का था। कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंपते थे तो रैयत को नया कर्जा मिल जाया करता था और वही चक्र दोबारा चलते रहता था। यह व्यवस्था कठोर थी, काश्तकारों को बहुत कम कीमत मिलती थी और नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी, जो ज़मीन को बंजर बना देती थी। वहाँ पर फिर धान की फसल नहीं हो सकती थी। अतः किसान ठगा सा महसूस करता था, क्योंकि उसको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता था और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। साथ ही वह इस लोन के कुचक्र में फंस जाया करता था, क्योंकि उसे एक फसल दी कि नहीं दी और दूसरी फसल का कर्ज मिल जाया करता था। तो इस प्रकार नील विद्रोह की स्थिति बनी। और देखते क्या है ये नील विद्रोह 1859 में मार्च में बंगाल के हजारों रैयतों ने किया, जो कि क्योंकि इन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह विद्रोह फैला, रैयतों या किसानों ने बागान मालिकों का कर्जा व लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार भाले व तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। मतलब जो लोग बागान मालिकों के लिए काम करते थे उन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं बनाते थे, शादी विवाह नहीं करते थे, उनका समाज में धार्मिक रीति रिवाज के कार्यक्रम में आना जाना मना था। तो इस प्रकार उन लोगों का बहिष्कार कर दिया गया। और बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता ये एजेंट थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या बागान मालिकों की तरफ से लगान की वसूली किया करते थे। इन लोगों की पिटाई कर दी गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों से डरेंगे, क्योंकि जब ये गुमास्ता लगान वसूल करने के लिए आते थे तो वो कुछ लठधारी लोगों को लेकर के आते थे, जिन्हें लठियाल कहा जाता था, जो डरा धमका कर लोगों से लगान वसूला करते थे। इस प्रकार 1859 में रैयतों को जमींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल गया। वे बगावत के लिए उकसाने के लिए गांव-गांव घूमने लगे, क्योंकि जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ रही थी और वे दुर्बल होते जा रहे थे। तो जमींदारों ने भी हमारे देश के नील विद्रोह करने वाले रैयतों का, या यूं कह सकते हैं किसानों का, साथ दिया था। लंबे समय के लिए ये जो बागान मालिक थे वो जमींदारों की ज़मीन ले लिया करते थे, तो जमींदारों को भी नुकसान होता था। नील की खेती करने वाले किसानों को लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी उनके संघर्ष में साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह से डरी हुई थी। अतः जब नील की खेती वाले जिलों में बगावत की खबर फैलने लगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने नोटिस जारी कर कहा कि अनुबंध मानने के लिए रैयतों को मजबूर नहीं किया जाएगा। विद्रोह फैलने पर कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग नील जिलों की
तरफ चल पड़े, अर्थात जिन क्षेत्रों में नील की खेती हुआ करती थी उन जिलों की तरफ बढ़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा और बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा था। बगावत से परेशान अंग्रेज सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग बनाया गया। आयोग ने दोषी बागान मालिकों की आलोचना की एवं कहा कि रैयत मौजूदा अनुबंध पूरा करके लेकिन आगे चाहे तो वो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद नील का उत्पादन धराशायी हो गया और 19वीं सदी में कृत्रिम रंगों का प्रयोग होने लगा एवं गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये था नील विद्रोह या ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। आप ये स्लाइड में दिखाए गए प्रश्न उत्तर को भी ज़रूर करें और अपनी फेयर कॉपी में काम पूर्ण करें। धन्यवाद। स्टे एट होम, बी सेफ, सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना एंड सेव टू अदर्स। थैंक यू।